मैं लगातार उन विषयों को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता हूं। हमारी संख्या कम है, इसलिए मुझे समय कम मिलता है, लेकिन ये संख्या कम हमेशा नहीं रहेगी। ये संख्या हमेशा कम नहीं रहेगी। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर हम चुप रहे ज्यादा दिन तक, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस देश में पुनः गुलाम हो जाएगी। गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और क्रांति की ज्वाला में अपना बलिदान देने के लिए सतत तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों ने संघर्ष किया था तो हम लोगों को अवसर मिला है। और अगर आज हम लोग संघर्ष करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को अवसर मिलेगा। और अगर हम लोगों ने चुप्पी थाम ली, निजी स्वार्थ में चुप हो गए, जिस तरह हमारे कुछ नेताओं ने अपने लोगों का हाथ छोड़ के और ये कहा कि भाई हम इनके साथ है। मैं कहना चाहता हूं आपको सबके साथ रहना चाहिए, लेकिन गलत तो गलत और सही को सही तो कहना चाहिए। अगर गलत होता तो मैं भी उनकी बात करता, लेकिन जब गलत नहीं है तो फिर वोट के लिए आप उधर चले गए। जब आप पावर में नहीं हो तो आज आप उधर जाके खड़े हो गए हो, कल आप पावर में होंगे तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि आप हमारे लोगों के बारे में सोचोगे। ये बहुत बड़ी चिंता हमारे समाज के सामने, हम गरीब कमजोर दलित पिछड़े मुसलमानों के सामने देख रहे हैं। प्यारे साथियों, चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ चुप्पी है, सब लोग आंखें बंद करके बैठ गए हैं। ऐसे दौर में अगर हम लोगों ने भी आंखें बंद कर ली तो मैं लिख के देता हूं कि लड़ने की हिम्मत टूट जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको नहीं पता इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। मीडिया में जो उस तरह की सोच के लोग हैं वो मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाएंगे, झूठे प्रोपेगेंडा चलाएंगे। वो जो अधिकारी सोच के हैं वो मुझे, मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, झूठे मुकदमे लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन एक बार मिला है, जीवन बार बार नहीं मिलता। मौत कल की आती आ जाए, हम अपने लोगों के हितों से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। और अगर हम जैसे लोग चुप हो गए, हम जैसे लोग बैठ गए, तो मैं लिख के देता हूं कि फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो लड़ाई को लड़ ले। प्यारे साथियों, लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में जुटकर ये संदेश सरकार को दे दिया कि आप लोग कमर कसे हुए बैठे हो, मेरे एक आदेश का इंतजार कर रहे हो। मैं आपको विश्वास दिला के बताता हूं, मैं आपको विश्वास दिला के बताता हूं, चंद्रशेखर आजाद के लिए, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही के लिए, हमारे नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए समाज हित पहले है, व्यक्तिगत हित बाद में है। हम मिट तो सकते हैं, लेकिन समाज के हितों से समझौता करके झुक नहीं सकते। मेरी बात को आप याद, मैं अकेला व्यक्ति था, भंते जी यहाँ बैठे हैं, मैं अकेला व्यक्ति था जिसने बीटी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई कि बीटी एक्ट 1949 खत्म किया जाए, क्योंकि उसमें बौद्धिक समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। प्यारे साथियों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपने से दिखाई देते हैं, ऐसा ही पढ़ना पहनते हैं, लेकिन अपने नहीं है। आज तो हर पार्टी आपको लुभाने के लिए अपने नेताओं को, फरीदाबाद के लोग सुनो, पलवल के लोग सुनो मेरी बात को, हर पार्टी ऐसे पटके पहना के अपने लोगों को घुमाने लगी है, लेकिन ऐसा पटका पहनने वाला सच्चा नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर को और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति सच्चा हो सकता है। नीला पटका तो बाजार की हर दुकान पर मिल जाएगा, कोई भी पहन घूम देगा। कोई पार्टी बताओ, आप औरों को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी को देखो, जिन आरएसएस के लोगों ने जीते जी बाबा साहब की शव यात्रा निकाली, वही आरएसएस के बीजेपी के लोग सबसे बड़ा फोटो बाबा साहब का लगाते हैं नहीं लगाते हैं। तो अगर बाबा साहब की फोटो लगाने वाला सच्चा है, नीला पटका पहनने वाला, मात्र नीला पटका पहनने वाला सच्चा है, तो हर वो व्यक्ति सच्चा है जो वोट के लिए आपको जय भीम कर रहा है या नमस्कार कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये अमीर लोग आपकी बस्तियों में नहीं आते। मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये अमीर लोग आपकी गलियों में नहीं आते, आपके घरों में नहीं जाते। और आप देखो किस तरह की व्यवस्था है कि आज भी अगर भेदभाव नहीं है तो बहुत सारे नेता जाके कमजोर वर्गों के घरों में खाना खाने का नाटक क्यों करते हैं भाई? खाना खाने का नाटक क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो एहसास कराना चाहते हैं कि हम बदल रहे हैं। आप बदलते तो हमारे खिलाफ विरोध क्यों करते हैं? क्यों विरोध करते हैं हमारे खिलाफ? हमारे बच्चों की जान जा रही है, आप पे एक मामला नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर झूठे मुकदमे दर्ज करने की बात आप कर रहे हैं तो 12 से गाइडलाइन बनी है, 26 हो गया। आप 100 मामले उठा के लेकर हम लोग चर्चा करेंगे आपकी बात को। लेकिन मैं मानता कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में बैठे अध्यापकों ने, प्रोफेसरों ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उन बच्चों ने जो आज डर रहे हैं, अगर आगे बढ़ के
उन्होंने कहा होता कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कानून बनाओ, तो मैं स्वागत करता कि आपका चरित्र न्याय के लिए। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी कहा, वही डरेगा जो अपराध करेगा। जो अपराध नहीं करेगा वो क्यों डरेगा? मैंने कहा कि जो अपराध नहीं करना चाहते वो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस देश के मीडिया के चैनलों में हमने सुना जब किसान आया था तो किसान नहीं आया था, खालिस्तानी आए थे। खालिस्तानी। जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो मुसलमान नहीं लड़ रहा था, जैन सिख बौद्ध नहीं लड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए थे। जब अपने हकों के लिए दलित पिछड़े आते हैं, आदिवासी आते तो नक्सली कहा जाता है। इसलिए मैं टीवी को सुनते ही समझ आता है कि जो अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलनकारी नहीं थे, वो आंदोलनकारी नहीं थे, क्योंकि जिनको पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। मैंने तो अपने बच्चों से कहा कि आप मत जाओ कहीं भी, आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, हमारा लीगल सेल है, आर्य जी है, रजनीश जी है, हम लोग लड़ेंगे ना भाई। जिनको हम लोग वोट देते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वोट लेकर हमसे मुंह फेर लें? फिर हमारे लिए लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आंदोलन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? विरोध प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। अगर अपने हमारे बच्चों को लड़ने के लिए आना पड़ा तो हमारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए मैं उन बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए, जो पढ़ रहे हैं जेएनयू में, डीयू में, जो पढ़ रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जो पढ़ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, बीएच यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड, उन सब बच्चों को ये बताने के लिए आया हूं कि हमारे लिए राजनीति बाद में, समाज हित पहले, अपने बच्चों का भविष्य पहले। हम अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में भरने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग आज मैदान में जंतर मंतर पे खड़े। प्यारे साथियों, मुझे साथियों ने आते बताया कि कुछ लोग उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन उल्टे सीधे सवालों से देखो, अपने 4 आदमी वो लेके आएंगे और अपना ही कैमरा और वो लेके आएंगे और उनके आगे कर देंगे और उनसे उल्टे से सवाल पूछेंगे, वो उल्टे से जवाब देंगे। इन बातों से अब हम लोग समाज, सोशल मीडिया समझदार हो गए। अब ये बातें चलने वाली नहीं, अब ये बातें किसी मोर्चे पे चलने वाली नहीं है। मैं ताजा उदाहरण बताता हूं आपको, मैं कहना नहीं चाहता था मगर बताता हूं, पता लगना चाहिए आप लोगों को। मैं पिछले 20-25 दिन से सहारनपुर नहीं गया क्योंकि लगातार मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए पार्लियामेंट में कोशिश कर रहा हूं। और इस बीच में हमने रैलियां की, आगरा की रैली की, फिर हमने कन्नौज की रैली की, फिर हमने 8 तारीख को संत कबीरनगर की रैली की। तो एक घटना मेरे जिले में घटी जहां शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन को लेकर विवाद हुआ। अब उन बच्चों से कहलवाया गया कि भाई चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। पहली बात तो बच्चे मुझे कभी मिले ही नहीं, ना मैं छुटमलपुर जाता हूं। मैं यहां से जाता हूं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नगीना जाता हूं, नगीना से निकलता हूं तो देश भर में जाता हूं। मैं कभी आराम करने छुटमलपुर जाता नहीं तो बच्चे मुझसे कभी मिले नहीं। वो मुझे कुछ बताते तो मैं उनके लिए लड़ता, हल करने की कोशिश करता। हालांकि कोई ऐसा थोड़ा जो मेरी बात टाल दे वहां, आप समझ रहे हो भाई। राजनीतिक रूप से भले ही मैं वहां बहुत मजबूत नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से इतना मजबूत हूं, मैंने इतना काम किया, किसी को भी कह दूंगा वो अपनी नाक नीची करके मेरी बात को मान, इतना दम मैं रखता हूं। लेकिन काम की बात जानो, वो बच्चे मेरे पास आए नहीं, मैं घर गया नहीं, लेकिन चला गया कि देखो चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। भाई आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई मामला नहीं आएगा, मैं कैसे मदद करता हूं, आप बताओ। लेकिन चला गया कि भाई चंद्रशेखर मदद नहीं कर रहे हैं, चंद्रशेखर तो भाई मुस्लिम भाइयों का मामला इसलिए मदद नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मुस्लिम कोई अलग थोड़ा, ये भी तो हमारे ही है। इनको मैं अगर किसी बात को अपने 20 नेताओं को भेज देता तो सब लोग फूल करके स्वागत कर दूंगा, लेकिन मुझे पता ही लगा तो मैं क्या कर दूंगा। जब पता लगा तो मैंने खबर की तो उन्होंने नहीं कहा कि हम निकलवा देंगे भाई साहब। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? पुलिस ने कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। मैंने डीआईजी से बात की, मैंने कमिश्नर से बात की, मैंने एसएसपी से बात की, मैंने डीएम से बात की कि निकलवाओ उनकी शोभा यात्रा, क्यों रोक रहे हो? तो बोले साहब हम नहीं देंगे परमिशन। तो ये देखो सरकार झगड़ा कराना चाहती है हमारे लोग, आपको समझना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि मेरी लड़ाई शोभा यात्रा तक सीमित नहीं है। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब आपको हक अधिकार नहीं मिलते। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपके लिए टूटे फूटे मकान ऐसे नहीं बनते जैसे दूसरे लोगों के हैं। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। इसलिए मैं तो देश में हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेताओं का मुकाबला नहीं कर सकते,
वो जानबूझ के इस तरह के षड्यंत्र करके तमाम तरह की चीजों के प्रयास करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, खूब प्रयास करो, समय बदल गया है। उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का है, मेरी बात को अभी याद। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, जो उत्तर भारत के क्षेत्र में, कहना चाहता हूं डंके की चोट पे कि अगले 5 साल बाद आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, मेरी बात को आप याद। क्योंकि हर व्यक्ति के पास समस्या है, आजाद समाज पार्टी पे समाधान है। इसलिए सब लोग एडी चोटी का जोड़ लगा के सुबह शाम षड्यंत्र करते रहते हैं। इतना काम ही अपनी पार्टी के लिए करे तो उनकी पार्टी का भी 1-2 एमएलए जीत जाए। अगर इतना काम करें, अपना काम नहीं करते, बस यही काम करते हैं, कभी हमारे नेताओं को पकड़वाते हैं, कभी अखबार में ऐसी खबरें छपवाते हैं। इनसे डरे रहने वाले हम लोग, इन साजिशों से हम लोग निर्दय स्थिति डरने वाले नहीं, याद रखना मेरी बात। इनसे नहीं डरने वाले हैं, इन साजिशों डरने वाले। लेकिन वचन देके दिल्ली से कह रहा हूं आपको, हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। भारत की अस्मिता पे कोई आंच आएगी, भारत की सेना के सम्मान पे कोई आंच आएगी, जो हमारा गौरव है, हमारे अर्धसैनिक बलों पे, हमारे पुलिस के भाइयों पे कोई आंच आएगी, अगर हम में खून की कमी भी हो जाएगी तो हम अपने खून का कतरा कतरा देके इस देश के गौरव की रक्षा करेंगे। मैं आपको वचन दे देता हूं। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई अधिकारों की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, हमारी लड़ाई भाईचारा कैसे बनेगा। एक आदमी ताला लगा के बैठ गया, गरीबों को कुछ देना नहीं चाहता, ये लोधी जी खड़े हैं बुलंदशहर वाले, एक आदमी ताला लगा के बैठ गया, हापुड़ वाले भी, और वो देना नहीं चाहता, और हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारा हिस्सा में दे दो। कैसे जो है भाईचारा बन जाएगा? जब तक इस देश में धन धरती राजपाट नहीं बढ़ेगा, बटेगा, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, समय आ गया है, नौजवानों ने लड़ाई ली है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जिस दिन से मुजफ्फरनगर की रैली हुई, आगरा की रैली हुई, हरदोई की रैली हुई, कन्नौज का ऐतिहासिक जो है महारेला हुआ, संत कबीर नगर की रैली हुई, 25 तारीख को जौनपुर में ऐलान होगा। उसके बाद जौनपुर में, और देखना चरण करके कह रहा हूं, जोर से सुनो, जौनपुर में ऐतिहासिक रेला होगा। जौनपुर के बाद 15 तारीख को बाराबंकी में ऐतिहासिक रेला होगा। उसके बाद 29 तारीख को मार्च में लखीमपुर खीरी में महारेला होगा। मेरी बात को आप डंके की चोट पे कह रहा हूं। और रंजन साहब, आप भी सुनो, आपने नहीं देखा होगा कि 2 दिन पहले ग्राउंड बदल दिया जाता है, 2 दिन पहले परमिशन नहीं देते हैं। जिस तरह के गुंडा तंत्र से हम लोग लड़ रहे हैं, कोई लड़ नहीं सकता। हमारी बड़ी बड़ी रैलियां होती है और मीडिया में 1 मिनट नहीं होती कि आजाद समाज पार्टी की न्यूज दिखा। लेकिन हम नाराज नहीं है, हम नाराज नहीं है। हम ये मानते हैं कि अभी हमारी शक्ति कम है, हम इसको बढ़ाएंगे। हम मजबूर करेंगे कि हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए, हर एक व्यक्ति की नजर हमारी तरफ जाए, वो हमारे दर्द को महसूस करे, वो हमारे विषय पर चर्चा करे। वरना एक ही समाज के लोग टीवी के पूरे पैनल में बैठ जाएंगे और एंकर भी उसी समाज से होगा। कैसे दलितों, पिछड़ों के, मुसलमानों के हालातों पर चर्चा कर लोगे मेरे भाई? आप ही सोचो क्या हालात। प्यारे साथियों, गरीब का दर्द गरीब समझता है और मजलूम का दर्द मजलूम समझता है। कोई शोषक शोषितों का दर्द नहीं समझ सकता। प्यारे साथियों, मैं आज इस मंच से लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि नगीना के लोगों की इच्छाएं बहुत है, लेकिन मैं मजबूर हूं।